महाराष्ट्र के एक दूर दराज के इलाके में एक गांव था जिसका नाम था अंधारवन। इस गांव का नाम सुनते ही आसपास के इलाकों में डर का माहौल बन जाता था। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव किसी अनजाने भय की चादर ओढ़ लेता था। खास तौर पर रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता, तब बहुत कम लोग ही घर से बाहर निकलने की हिम्मत करते थे। ऐसा नहीं था कि लोग बेवजह डरते थे, बल्कि इसके पीछे कई ऐसी घटनाएं थीं जिनके गवाह खुद गांव वाले थे। अंधारवन गांव में बिजली की समस्या कोई नई बात नहीं थी। अक्सर रात होते ही लाइट चली जाती थी। ऐसे में लोग दिया, लालटेन और मिट्टी के दीपक जलाकर अपना काम चला लेते थे। गांव के ज्यादातर लोग गर्मी और उमस की वजह से घर के बाहर सोना ही पसंद करते थे, और जब बिजली चली जाती तो लोग अपने अपने घरों से निकलकर गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते थे। आज भी रोज की तरह लाइट चली गई है। अच्छा ही है, बहाने से बैठकर बातें तो होती हैं। हाँ, लेकिन आज अगर शंकर काका नहीं आए तो मजा नहीं आएगा। सही कहा, उनकी कहानी सुने बिना रात अधूरी लगती है। गांव के नौजवान आज भी उसी शख्स का इंतजार कर रहे थे, जिसकी कहानियां सुनकर डर भी लगता था और सुकून भी। वो शख्स थे शंकर काका। कुछ ही देर में अंधेरे के बीच लकड़ी की छड़ी टिक टिक करती हुई सुनाई दी। क्या हाल है रे तुम सबका? लगता है आज भी मेरा ही इंतजार हो रहा था। हाँ काका, आज भी आपके बिना कुछ खाली सा लग रहा था। काका, जो आप किस्से सुनाते हो वो सच में आपके साथ हुए हैं या बस कहानी है? बेटा, मैं इस गांव का सबसे पुराना आदमी हूँ। मेरी उम्र 70 से ऊपर है। मैंने नौकरी के सिलसिले में कई गांव देखे हैं, और जो सुनाता हूँ वो मनगढ़ंत नहीं, मेरी जिंदगी की सच्ची घटनाएं हैं। तो काका, क्या आपने सच में कभी भूत देखा है? देखा है बेटा, और वो भी अपनी आंखों से। ये बात तब की है जब मैं जवान था। उम्र करीब 25 साल रही होगी। मेरी पोस्टिंग महाराष्ट्र के ही एक गांव में थी। बरसात का मौसम था। उस दिन जब शंकर अस्पताल से निकले, तब तक बारिश के कोई आसार नहीं थे। एक मरीज बहुत बीमार था, दवा देना जरूरी था। मेरे साथ मेरा दूसरा साथी भी आने वाला था, मगर उसके घर में मेहमान आए थे, इस वजह से वो मेरे साथ आ नहीं पाया। इसीलिए मैं अकेले ही निकल पड़ा उस मरीज को दवाई देने। जैसे जैसे वो रास्ते में आगे बढ़े, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कीचड़, फिसलन और अंधेरा चारों ओर फैल गया। जानवरों की आवाज तेजी से कानों में चुभ रही थी, मगर सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। बस चारों तरफ बारिश की बूंदें और तेज हवा। पर शंकर रुका नहीं। उसे जल्दी से मरीज के पास पहुंचना था। मरीज की प्रकृति गंभीर थी। आगे एक पत्थरों से बना रास्ता दिखा जो सीधे जंगल के भीतर जाता था। गांव वालों ने कई बार मना किया था, रात में इस रास्ते से मत जाना, लेकिन उन्हें तो उस मरीज के पास जाना जरूरी था। इसीलिए शंकर जी ने वो रास्ता चुन लिया। जैसे जैसे शंकर जी रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे रास्ता और डरावना होते जा रहा था। तेज बारिश की वजह से पूरा रास्ता गीला हो चुका था, और सिर छुपाने की जगह दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। तेज बारिश से बचने के लिए शंकर एक पुराने खंडहर में रुके। तभी एक आदमी भागते हुए आया और खंडहर में आकर रुक गया।
इस बारिश में आगे जाना ठीक नहीं है, यहीं रुकना सही रहेगा। हाँ, सही बोल रहे हो आप। मगर आपको कहाँ पर जाना है? मुझे इस नजदीक के गांव जाना है। घूमड़ घूमड़ कर बादल बरसे, कोई ना बच के जाना पाए। घूमड़ घूमड़ कर बादल बरसे, कोई ना बच के जाना पाए। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी, जैसे कोई कान के पास आकर फुसफुसा रहा हो। दोनों बांस के घने जंगल में पहुंच गए। अंधेरा इतना कि रास्ता अंदाजे से तय करना पड़ रहा था। बिजली चमकी और पेड़ों के बीच एक छोटी लड़की खड़ी थी, खून से लथपथ, खुले बाल। दोनों वहां से भागने लगे। दोनों की सांसें डर के मारे फूल गईं। भागते भागते वापस दोनों उस खंडहर के पास आ गए। ऊपर से जोरदार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और वो आवाज बार बार उनकी कानों में गूंज रही थी। मुझे लगता है यहाँ पर रुकना सुरक्षित नहीं है। चलो हम यहाँ से जाते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। दोनों आगे बढ़ने लगे। ऊपर से जोरदार बारिश। चलते चलते रास्ते के किनारे 2 साइकिल गिरी होती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों वो साइकिल उठाने लगते हैं और साइकिल पर बैठ जाते हैं। साइकिल धीरे धीरे गति पकड़ लेती है। आवाज भी अब धीरे धीरे कम हो जाती है, मगर बारिश कम होने का नाम नहीं लेती। बेटा, वो साइकिल हमें उस वक्त नहीं मिलती तो हमारा बचना नामुमकिन था। वो साइकिल हमें भगवान के रूप में मिली, वरना हम वहीं पर मारे जाते। उसी वक्त 2 युवक आते हैं और शंकर काका के नजदीक आकर खड़े रहते हैं। कौन हो तुम दोनों? हमने इससे पहले गांव में तुम्हें देखा नहीं। हम इस गांव में नए हैं। घर में लाइट चली गई थी, इसलिए सोचा कि बाहर आकर बैठे हैं। काका, कुछ कहानी बता रहे हो क्या? हमें भी सुनाइए। बहुत दिनों से डरावनी कहानी सुनी नहीं है। ठीक है बेटा, मगर ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो मेरे साथ बरसों पहले हो चुकी है। जोरदार बारिश में सड़क पर साइकिल तेजी से भाग रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा एकदम शांत थी। सिर्फ बारिश की मोटी बूंदें जमीन पर गिरते ही डरावनी आवाज पैदा कर रही थीं। शंकर साइकिल चलाते हुए हाँफ रहा था। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। अजनबी बार बार पीछे देख रहा था। उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ती, आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढती और फिर वो झटके से आगे देख लेता। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टकराकर नीचे गिर रही थीं, लेकिन उसकी निगाहें लगातार सड़क से हटकर पीछे जंगल में उलझ रही थीं। साइकिल चला रहा शंकर पूरी ताकत से पैडल मार रहा था। उसके पैर थक चुके थे, सांसें भारी हो गई थीं, फिर भी रफ्तार कम नहीं हो रही थी। कीचड़ में फिसलती सड़क पर साइकिल डगमगा रही थी, लेकिन शंकर का संतुलन किसी डर के सहारे टिका हुआ था। बारिश तेज थी, रास्ता सुनसान था और जंगल बहुत करीब, जैसे कोई दिखे बिना ही उनके साथ चल रहा हो। बाबा, मगर वो अजनबी इंसान आपके साथ क्यों आ रहा था? उसका तो गांव नजदीकी था ना, और उसके पास तो साइकिल भी थी। हाँ बाबा, ये बात तो सही कही है विकास ने। क्या वो अजनबी भूत के चक्कर में खुद का ही घर भूल गया? नहीं बेटा, वो इंसान बहुत डर चुका था। उसके दिमाग में उस लड़की की तस्वीर छप गई थी और उसके गांव जाने का रास्ता भी वही था जिस रास्ते पर वो लड़की खड़ी थी। इसी वजह से वो आदमी मेरे साथ आ रहा था। फिर
आगे क्या हुआ बाबा? बेटा, हम जैसे तैसे करके उस मरीज के घर तक पहुंचे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन रास्ता अब भी कीचड़ से भरा था। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा घर था। दीवारों पर नमी के काले दाग और छत से टपकता पानी। मैंने किसी तरह मरीज को चारपाई पर लिटाया। उसकी सांसें अनियमित थीं, आंखें आधी खुली हुई, जैसे कुछ देख रहा हो जो हमें नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसका इलाज शुरू किया। दवा देते समय उसके शरीर में हल्की हल्की सिहरन थी। कमरे के अंदर अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर मौसम सामान्य हो चुका था। मरीज की पत्नी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में थकान और डर साफ दिखाई दे रहा था। इलाज खत्म होने के बाद उसने बिना कुछ बोले हमें इशारे से बैठने को कहा और थोड़ी देर में रात की चाय ले आई। चाय की भाप उठ रही थी, लेकिन कप पकड़ते ही उंगलियों में अजीब ठंड महसूस हुई। घर में कोई आवाज नहीं थी, ना पंखे की ना कीड़ों की, बस दीवार की घड़ी जो चल नहीं रही थी। मैंने ध्यान दिया, मरीज अब शांत था, लेकिन उसकी नजर बार बार कमरे के कोने पर जा रही थी, वही कोना जहां रोशनी सबसे कम थी। चाय पीते समय मुझे लगा जैसे किसी ने बहुत हल्के से हमारे पीछे से गुजरने की कोशिश की हो। न कोई परछाई साफ दिखी, न कोई आवाज आई, बस एक एहसास। मरीज की पत्नी अचानक उठी और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से किवाड़ बंद होने की आवाज आई, लेकिन अंदर हवा और भी ठंडी हो गई। अब मुझे यकीन होने लगा था, इलाज हो चुका था, मगर जो बीमारी थी वो सिर्फ शरीर की नहीं थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, समय वहीं रुका हुआ था। मरीज की सांसें अब बिल्कुल सामान्य थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता हो कि अब जो यहाँ है वो हमें देख रहा है। हमने बिना कुछ बोले एक दूसरे की तरफ देखा। चाय का आखिरी घूंट अब गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उस घर में हम मेहमान नहीं थे, हम रुके हुए समय के अंदर बैठ चुके थे। जैसे ही हमने जाने की बात कही, उस मरीज की बीवी ने कहा, डॉक्टर साहब, अब बहुत रात हो चुकी है। इस रात में वापस जाना आपके लिए और आपके साथी के लिए डरावना हो सकता है, क्योंकि हमारे गांव में रात के समय भूत प्रेत घूमती है। आप एक काम करना, आज की रात हमारे ही घर में रुक जाना, अगर आपको ठीक लगे तो। बेटा, मैंने उस औरत की बात मान ली और वहीं रुकने का फैसला कर लिया। मेरे साथ जो अजनबी था उसे भी ये बात मंजूर थी। हम दोनों जानते थे कि अगर हम उस वक्त वहां से निकलते तो वही रास्ता दोबारा पार करना पड़ता। वही अंधेरा, वही सन्नाटा और वही एहसास। हम उस रात बच गए, क्योंकि अगर हम निकले होते तो वो रास्ता इस बार हमें जिंदा नहीं छोड़ता।